Hello guys, welcome back to the channel. This series of video lectures is for DSSP, PRT, UPPGT education, Odisha SSB education, CTET, UPTET, REIT and all other teaching exams. तो बेटे जम के शेयर करिए और भी बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहेगा एजुकेटर्स प्लस चैनल पर। तो बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां कि भाई व्हाट आर द मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये जो टॉपिक है ये बीएड में, बीटीसी में, अपने डिप्लोमा डिग्री में आप इतना डिटेल में पढ़ते नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नोट्स बनाते चलेगा। देखिए टीचर को करना क्या है, टीचर को बिहेवियर स्टडी करना है अपने लर्नर का। अब उसके लिए कुछ टूल्स भी होने चाहिए। तो मानव व्यवहार को अध्ययन करने के लिए मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण विधियों की खोज करी गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन जितने भी मेथड्स हैं इनको हम दो कैटेगरीज में बेटा बांट सकते हैं। सबसे पहले क्या है, वो मेथड्स जिनको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशनल मेथड, जिसमें ऑब्जर्वेशन किया जाता है, अवलोकन विधियां जिसको हम कहते हैं। दूसरे होते हैं एक्सप्लेनेटरी मेथड्स या एक्सपोजिशन मेथड्स, जिनको हम विवरणात्मक या वर्णनात्मक विधियां कहते हैं बेटे। ठीक है, तो ये दो तरीके के मेथड्स हमारे हो गए। अब इसी में आप देखिए ऑब्जर्वेशन बेस्ड जितने भी मेथड्स हैं, जो जांच या जो अवलोकन से रिलेटेड जितनी भी विधियां हैं, उनको हम अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं, टोटल 4 में। पहला क्या है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, आपने एग्जाम में देखा होगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। आत्मनिरीक्षण विधि किसको बोलते हैं? दूसरा ऑब्जर्वेशन या एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड, अवलोकन करना। ठीक है जी। तीसरा है एक्सपेरिमेंटल मेथड, जहां से कई बार आपके रिसर्च बेस्ड या वैलिडिटी रिलायबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, प्रायोगिक विधि। चौथी है फील्ड स्टडी मेथड, जिसको हम क्षेत्र अध्ययन विधि कहते हैं। ठीक है जी। तो ये हैं कुछ तरीके मनोवैज्ञानिक जांच के, ठीक, अलग अलग, जिनका बेसिस है ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी। अब जो दूसरी टाइप है एक्सप्लेनेटरी या विवरणात्मक या वर्णनात्मक जो मेथड्स हैं, जितने भी एक्सपोजिशन मेथड जिसको हम बोलते हैं, उसमें बेटा केस स्टडी आती, केस हिस्ट्री मेथड आता है, नॉट केस स्टडी, जिसको हम व्यक्तिव्रत विधि भी बोलते हैं या केस इतिहास मेथड बोलते हैं। सर्वे मेथड आता है। ठीक है। डेवलपमेंटल मेथड्स आते हैं। डेवलपमेंटल में ही आप दो लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल मेथड्स पढ़ते हैं, जिनसे क्वेश्चन आता है। अनुवांशिक या विकासात्मक विधियां जिसको हम बोलते हैं। टेस्टिंग मेथड है, परीक्षण विधि, असेसमेंट मेथड जिसको हम बोलते हैं। फिर क्लिनिकल मेथड है, कंपैरेटिव मेथड है, जिसको हम तुलनात्मक अध्ययन भी बोलते हैं। इंटरव्यू बेस्ड मेथड है। ठीक है, इंटरव्यू मेथड जिसको हम बोलते हैं, या क्लिनिकल मेथड हो गया, साक्षात्कार विधि जिसको हम बोलते हैं। ठीक है जी। उसी के बाद में इसी में ही आपके डिफरेंशियल मेथड जिसको हम बोलते हैं। डिफरेंशियल मेथड का मतलब क्या है, विभेदक या विशेषक विधि क्या होती है। साथ में साइको एनालिटिकल मेथड, मनोविश्लेषणात्मक विधि क्या है। और बेटे मनोभौतिकी या साइकोफिजिकल मेथड क्या है, ये भी एग्जाम में आने लगा है। जहां जहां आपको डिटेल में पढ़ने को मिले, एक बार इन चीजों को डिटेल से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। स्टैटिस्टिकल मेथड क्या है, सांख्यिकीय विधि क्या है। तो एक एक करके ये जितने भी हमने मेथड्स पढ़े हैं, इनको अभी समझे हैं, इनको हम एक एक करके लेते जाएंगे। किसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है, उसको इंपॉर्टेंट मेथड को हम यहां पर बेटे करते जाएंगे, अपने नोट्स बनाते जाइएगा। दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर ही शेयर कर दीजिएगा, ये मेरी आपसे अपेक्षा रहेगी। सबसे पहला मेथड है हमारे पास इंट्रोस्पेक्शन, या जिसको हम कहते हैं आत्मनिरीक्षण। क्या मतलब है भाई इसका? देखो, सबसे पहले ये जो विधि है, विलियम वुंट का आपने नाम सुना, और जो उनका स्टूडेंट था, स्टूडेंट के नाम से फेमस है, टिचनर, ई.बी. टिचनर। ठीक है जी। उन्होंने इसकी खोज करी या इसका प्रतिपादन किया। वुडवर्थ ने भी इसी मेथड को सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड कहा है या सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड कहा है। विषयनिष्ठ विधि इसको बोला है, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपने अंदर झांक करके देखता है, इसलिए इसको सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड दिया है। ये जो है मेथड, ये शैक्षिक मनोविज्ञान की या एजुकेशनल साइकोलॉजी की सबसे पुरानी विधि है, सबसे पुरानी विधि के रूप में इसको जाना जाता है। अब होता क्या है इस विधि में कि भाई सेल्फ ऑब्जर्वेशन की जाती है। ये आत्मनिरीक्षण जो विधि है, इसमें जो सब्जेक्ट है और जो इन्वेस्टिगेटर है, एक ही व्यक्ति हुआ, ये इसकी खासियत है। जैसे मैं अगर इंट्रोस्पेक्शन कर रहा हूं तो मैं ही सब्जेक्ट हुआ और मैं ही इन्वेस्टिगेटर हुआ, मैं ही अपना सेल्फ ऑब्जर्वेशन करूंगा। ये इसकी यूएसपी है। ये ध्यान रखिएगा कि भाई अंतर्निरीक्षण विधि में जो सब्जेक्ट है या जो प्रयोज्य है और जो इन्वेस्टिगेटर है, जिसको हम अध्ययनकर्ता कहते हैं, वो एक ही व्यक्ति होता है। स्वयं कहते हैं ना इंट्रोस्पेक्शन,
तेरा जमीर क्या कहता है, समझ रहे हैं वो जो, या जब लोग कहते हैं मेरे जमीर की आवाज सुनकर के मैंने ये डिसीजन किया। ठीक है जी, इतनी चीज क्लियर है। चलिए बेटा नेक्स्ट मेथड क्या है। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास में एक्सट्रोस्पेक्शन। एक्सट्रोस्पेक्शन अवलोकन, प्रक्षेपण या प्रेक्षण, प्रक्षेपण नहीं प्रेक्षण, या इसी को अंतर्दृष्टि विधि भी कह देते हैं, एक्सट्रोस्पेक्शन या ऑब्जर्वेशन। इसका जो ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया वो वॉटसन, आपने नाम सुना होगा। और वॉटसन का भी जो व्यवहारवाद है, बिहेवियरिज्म है, बिहेवियरिज्म की जब उन्होंने स्थापना करी अर्ली 90s में, 1913-14 के आसपास के समय में, तब जबकि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताया गया, आप ये समझिए। तो वहां पर अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, जिसमें आप ऑब्जर्वेशन करते हैं किसी और की, ठीक है जी, इस विधि को वस्तुनिष्ठ विधि माना जाता है, ऑब्जेक्टिव मेथड माना जाता है। इंट्रोस्पेक्शन को सब्जेक्टिव माना जाता है। समझ में आई चीज? तो इस विधि को वस्तुनिष्ठ विधि माना जाता है। इसकी जो अध्ययन विधि है वो इंट्रोस्पेक्शन की अपेक्षा ऑब्जर्वेशन पर, वो भी दूसरे लोगों के ऊपर बेस्ड है बेटे। इसके द्वारा आंतरिक, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके के जो बिहेवियर हैं उनका स्टडी किया जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है। दिस मेथड इज वेरी यूजफुल जहां पर एक्सपेरिमेंट नहीं किए जा सकते हैं। समझ रहे हैं? बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं जहां पर कि हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। इसी को निरीक्षण विधि भी कहते हैं। निरीक्षण विधि में दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और इसके दो बुनियादी प्रकार होते हैं। सबसे पहला क्या है? ऑब्जर्वेशन इन नेचुरल सेटिंग, जिसको हम प्राकृतिक अवलोकन भी कहते हैं। दूसरा है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ध्यान से सुनना, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट का मतलब क्या है? प्रतिभागी कि भाई आप खुद उस स्टडी का पार्ट बने हुए हैं जहां पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। समझ गए? दो तरीके के अवलोकन हो गए, प्राकृतिक अवलोकन नेचुरल सेटिंग में, और दूसरा हो गया पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अब ये जो पद्धति है, इसीलिए इसको हम नेचुरल ऑब्जर्वेशन या जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है, नेचुरलिस्टिक या ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड के रूप में भी जानते हैं। समझ में आगे चीज? ऑब्जर्वेशन मेथड या एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल मेथड। देखिए बेटे, एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है यहां पर कि कुछ कंट्रोल्ड कंडीशन में, जहां पर कि नियंत्रण रखा जा सके, ऐसे चरों के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट में खलल डालते हैं उनको रोक दिया जाता है, और उसके बेसिस पर एक्सपेरिमेंटर जो है, जो प्रयोग करता है, वो कुछ प्रयोग करता है और जो रिजल्ट आते हैं उनके बारे में यह साबित करना चाहता है कि जो भी रिजल्ट आए हैं ये प्रयोग की वजह से आए हैं, ये प्रयोग करने की वजह से आए हैं। आपको ध्यान है लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि भाई विल्हम वुंट का जो एक्सपेरिमेंटल मेथड था 19वीं शताब्दी में उन्होंने वो बनाई, लेबोरेटरी बनाई, और वहां पर जानवरों के व्यवहारों का अध्ययन किया उन्होंने। ठीक है, तो ये व्यवहार का अध्ययन करने की वैज्ञानिक विधि हम इसको बोलते हैं, साइंटिफिक मेथड हम इसको बोलते हैं। इस मेथड में लेबोरेटरी के अंदर कंट्रोल्ड कंडीशन में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जिससे कि हमको सबसे सटीक, सबसे ज्यादा प्लान्ड, नियोजित, व्यवस्थित तरीके से हम ऑब्जर्वेशन करके अपने रिजल्ट्स को देख करके हम ये कह सके कि भाई जो भी रिजल्ट आया ये हमारे प्रैक्टिकल, हमारा जो प्रयोग है उसकी वजह से आया है। प्रयोगात्मक विधि में इंटरनल वैलिडिटी का ध्यान रखा जाता है, आंतरिक वैधता का। आंतरिक वैधता का मतलब यहां पर क्या होता है? इंटरनल वैलिडिटी का मतलब यहां पर यह होता है कि आपकी रिसर्च का, आपके जो मेथड है उसका डिजाइन कितना स्ट्रांग है, क्या बाकी की चीजें जो हैं, जो कि बाह्य चर हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल जिसको हम बोलते हैं, वो इसमें असर नहीं डाल पा रहे हैं। ठीक है जी, तो ये सुनिश्चित करनी होती है। दूसरा टेस्ट वैलिडिटी, परीक्षण वैलिडिटी, और साथ में जिसको हम बोलते हैं कंटेंट वैलिडिटी, अंतर्वस्तु वैधता जो है वो इन सब में पाई जाती है। और जो हमारे रिजल्ट आते हैं उन रिजल्ट के बेसिस पर हम उसको कोशिश करते हैं कि भाई उसको जनरलाइज किया जाए। समझ में आई चीज? तो होता क्या है कि अधिकतर एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है बहुत ही कम सैंपल के ऊपर किए जाते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें इंटरनल वैलिडिटी होती है, टेस्ट वैलिडिटी होती है, कंटेंट वैलिडिटी भी होती है, लेकिन एक्सटर्नल वैलिडिटी
एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब क्या है कि जो भाई जो बाह्य वैधता है, जिसका रिलेशन है, सपोज करिए हमने 4 बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया, हम उनको किसी एक अलग विधि से ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है जी। अब उनमें उनके अचीवमेंट में तो आया परिवर्तन, पॉजिटिव परिवर्तन आया, लेकिन क्या उसके बेसिस पर 4 बच्चों के बेसिस पर हम 4 लाख बच्चों पर उन चीजों को जनरलाइज कर सकते हैं? जब तक हमारा सैंपल बड़े से बड़ा नहीं होगा। तो यहां पर एक्सटर्नल वैलिडिटी का अभाव हो सकता है, ठीक है। अब ये जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है, ये एकमात्र विधि है जिसमें 2 चरों के बीच, 2 वेरिएबल के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। तो जब कॉज एंड इफेक्ट का परीक्षण किया जाएगा तो बेटा यहीं पर ही जो आपके क्वेश्चंस आते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड, जो आपके क्वेश्चन आते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड, वो बेटे यहीं से बनते हैं। जैसे सपोज करिए आपने कोई कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाया, अब आप उसका इफेक्ट देखना चाहते हैं बच्चे की, या ऑनलाइन टीचिंग का कोई मॉड्यूल बनाया, उसका इफेक्ट देखना चाहते हैं बच्चे की एंजाइटी के ऊपर या टेस्ट एंजाइटी के ऊपर। तो जो मॉड्यूल आपने बनाया है वो है बच्चे इंटरनल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो उसका अचीवमेंट या टेस्ट एंजाइटी का जो स्कोर है वो हो गया बेटे डिपेंडेंट वेरिएबल। ध्यान से नोट्स बनाते जाइएगा। तो इनके बीच में हम ये देखते हैं कि भाई ये जो कारण है, इस कारण की वजह से ये जो इफेक्ट है, जो असर है, इस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। मतलब कि जो आपका स्वतंत्र चर है और जो आश्रित चर है, उस आश्रित चर पर स्वतंत्र चर के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसलिए 2 चर मतलब कि स्वतंत्र हो गए और आश्रित, ये 2 तो बेटा कम से कम हो गए होंगे, 2 से ज्यादा भी होते हैं आगे बड़ी बड़ी स्टडीज में, ठीक है। कुछ अन्य चर भी होते हैं जिनको हम अवांछित चर बोलते हैं, जो एक्सपेरिमेंटर है वो नहीं चाहता कि भाई वो करें, हस्तक्षेप करें, वो बीच में उसको प्रभावित करें आपके रिजल्ट को, तो इसलिए उनको रोकने का अलग अलग तरीका होता है उसमें, ठीक है जी। उसके लिए कंट्रोल किया जाता है। तो वो सारी चीजें जिसके बेसिस पर एक्सपेरिमेंटल मेथड की जो फाइंडिंग्स है फिर हम उसको जनरलाइज करते हैं। अब इसके स्टेप्स क्या हैं? इसके स्टेप्स के ऊपर भी बेटे कई बार क्वेश्चन आता है, तो बच्चे इसके स्टेप्स वही हैं जो आपके साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स हैं। साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स बहुत जरूरी है। सबसे पहला क्या होता है इसमें? सबसे पहले होता है इसमें समस्या की पहचान, कि भाई प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। उसके बाद में हम करते हैं कि भाई क्या क्या पॉसिबल इस समस्या के सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो जो पॉसिबल सॉल्यूशन होते हैं उसी को हम कहते हैं परिकल्पना, ठीक है, हाइपोथेसिस। तो दूसरा हो गया बेटे फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। अब जो हाइपोथेसिस हमने बनाई है, जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हमने बनाए, उनकी हम टेस्टिंग कैसे करेंगे, उनमें से सबसे अच्छा सॉल्यूशन कौन सा होगा बेटा, समझने वाली बात ये है। तो यहां पर हम डिजाइन करते हैं कोई भी एक एक्सपेरिमेंट, ठीक है जी, एक्सपेरिमेंट की डिजाइनिंग। देन उसके बाद में आफ्टर द डिजाइनिंग हम जो भी हमने परिकल्पनाएं बनाई या जो हाइपोथेसिस बनाई उनका परीक्षण किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है जी। नाउ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के बाद में जो हमें हर एक हाइपोथेसिस के रिजल्ट्स मिले, अब उसके जो परिणाम मिले उनका विश्लेषण करके देखते हैं कि कौन सी हाइपोथेसिस हमारा सबसे सटीक रास्ता हो सकती है इसके समाधान का, जिसको हम बोलते हैं एनालिसिस ऑफ व्हाट, एनालिसिस जो हमको अपनी फाइंडिंग्स मिली, जो हमको डेटा मिला उसके बेसिस पर। अब जो हमारे परिणाम होंगे और जो निष्कर्ष होगा हम करेंगे उसकी व्याख्या। समझ में आ रही चीज? तो इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन ऑफ रिजल्ट। तो बेटा ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। मैं चाहता तो अलग अलग मेथड के ऊपर अलग अलग वीडियोस बना देता, लेकिन इन सबको मैंने एक ही साथ रखने की कोशिश करी है ताकि आप इनका कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकें, अपने नोट्स ढंग से बना सकें। नेक्स्ट मेथड है बेटे इसके बाद में हमारे पास केस हिस्ट्री, मतलब व्यक्तित्व इतिहास, ठीक है जी। या केस क्या हो सकता है? केस कोई भी लर्नर हो सकता है, केस कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, केस आपका कोई कुलीग हो सकता है, केस आपका कोई भी चीज, मतलब जिसको हम कहते हैं कोई भी यूनिट जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है जी। साइकोलॉजी के अंदर फ्रेडरिक ली प्ले ने 1829 और उससे भी पहले
उन्होंने इसका प्रयोग करना और इसको फेमस करना शुरू किया। ये जो पद्धति है, ये जो विधि है, इसका उपयोग आमतौर पर कुछ स्पेशल एजुकेशनल सिचुएशंस में किया जाता है बेटे, एजुकेशनल साइकोलॉजी में। तो केस स्टडी किसी भी व्यक्ति, किसी भी समूह या किसी भी घटना का गहन विश्लेषण है कि एक परिस्थिति को प्रभावित करने वाले और कौन कौन से बहुत से कारक हो सकते हैं। आपने मूवी देखी होगी तारे जमीन पर। तारे जमीन पर एक तरीके की केस स्टडी है, जो कि उसमें जो टीचर होता है वो उस बच्चे को लेकर के बहुत ही गहन, उसके परिवार को, उसके बाकी के बच्चों को स्कूल सेटिंग, होम सेटिंग में किस तरीके से, तो वहां से इसको रिलेट करिए। ठीक है जी। अब क्या होता है कि भाई यहां पर जो जानकारी है, जानकारी में संबंधित केस जो है उसका पिछला इतिहास पहले से लिया गया, उपचार क्या था, ठीक है जी, पहले की क्या क्या स्ट्रैटेजीज उस पर हो रही थी, कुछ हो रहा था, नहीं हो रहा था, किसी भी तरीके का सुधार उसमें लाना, वर्तमान स्थिति या कोई भी पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है, कोई भी पॉसिबल और क्या क्या डायग्नोसिस हो सकता है, क्या लक्षण, क्या संकेत हो सकते हैं, उन सभी को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है जी। इसमें जो तरीके यूज किए जा सकते हैं वो पर्सनल इंटरव्यू का मेथड अप्लाई किया जा सकता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट किए जा सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इसमें यूज की जाती है। ठीक है जी। या जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड है बच्चे के, ठीक है, लर्नर के, वो और उसमें और भी मेथड्स का उपयोग किया जाता है। ये इन सब से जो हमें जानकारी मिलती है वो संबंधित व्यक्ति या उसके किसी कोई करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, जिगरी दोस्त हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, क्लासमेट्स हो सकते हैं, उन सब से हमको ये जानकारी प्राप्त होती है इन मेथड्स का यूज करके। तो दिस वाज केस स्टडी मेथड। नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट है सर्वे मेथड। अब सर्वे करने का मतलब, सर्वेक्षण करने का मतलब क्या, एक लार्ज स्केल पर बड़ा सैंपल होगा। इसका उपयोग बड़ी संख्या में लोगों से जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। कोई भी आवश्यक जानकारी इकट्ठी करने के लिए आप कुछ प्रश्न बनाएंगे, लोग उन पे टिक करेंगे या कुछ इंफॉर्मेशन लिख के देंगे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्वेश्चनेयर हो सकता है, प्रश्नावली जिसको बोलते हैं, ये टूल हो गए इसके। कोई भी चेकलिस्ट हो सकती है। चेकलिस्ट मतलब आपने कुछ चीजें लिख करके दी, उस पर जो टिक करता है। ये हम टूल्स की क्लास में अलग अलग इनके डिफरेंस को समझेंगे। या रेटिंग स्केल हो सकता है, उसको रेटिंग दी जा सकती है 5 पॉइंट स्केल पर, 7 पॉइंट स्केल पर, 3 पॉइंट स्केल पर रेटिंग। जैसे आप मूवीज की रेटिंग देखते हैं ना, 5 में से कितने नंबर, ऐसे ही आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है। कोई इन्वेंट्री का प्रयोग भी किया जा सकता है सर्वेक्षण में, सर्वे में। ठीक है बेटा, ये रही हमारी सर्वे विधि। अब नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपमेंटल मेथड। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, आपने एग्जाम में टर्म्स देखी होंगी, क्रॉस सेक्शनल अप्रोच और लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच। ठीक है जी। देखिए, विकासात्मक या इसी को हम जेनेटिक मेथड्स भी बोलते हैं, विकासात्मक विधि भी इसको कहा जाता है, डेवलपमेंटल मेथड। और हमारे अधिकतर व्यवहार मतलब हमारे जो अधिकांश जो आपके लर्नर के बिहेवियर हो सकते हैं, वो बिहेवियर उसके पहले के परिणाम जो हैं, पहले के जो अनुभव हैं, उनसे रिलेटेड होते हैं बेटे। ठीक है, कहते हैं ना प्रीवियस नॉलेज का कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है आपके एक्शंस पर और आपके ज्ञान पर भी। अब यहां पर जब हमें किसी के व्यवहार को समझने की आवश्यकता होती है तो हमें उनके विकास के संबंधी पहलुओं को भी जानना पड़ता है, समझ रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर आपके पास में 11th या 12th का लर्नर है, मतलब एक एडोलसेंट लर्नर है या कोई वयस्क है, तो वयस्क के व्यवहार को समझने के लिए हमें उनके बचपन के विकास को जानना होता है। ठीक है, ये अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। या हमारे पास में ECCE के हम टीचर हैं और छोटी क्लास के बच्चे हमारे पास हैं, ठीक है जी, तो उनका इमोशनल डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, समझ रहे हैं, तो वो भी हम इससे कर सकते हैं। इन विधि में होता क्या है, डेवलपमेंट पैटर्न जो है उनको स्टडी किया जाता है। अब ये जो क्रॉस सेक्शनल सबसे पहला पार्ट है, क्रॉस सेक्शनल में क्या है कि भाई इसमें अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों का एक साथ अध्ययन किया जाता है। सपोज करिए मुझे 2 साल से लेकर के 7 साल तक की उम्र के बच्चों को जानना है, तो क्रॉस सेक्शनल में मैं क्या करूंगा, 2 साल के कुछ बच्चे, 2.5 के, 3 के से लेकर के ऐसे 7 के, 5 के, 6 के, अलग अलग 3-4 काफी बच्चे होंगे। कहने का मतलब सैंपल मेरा बड़ा होगा, तब मैं इनको स्टडी करूंगा। ये जो लॉन्गिट्यूडनल मेथड है ये टाइम टेकिंग मेथड है। इसमें क्या होगा, हमने 2 से 7 का लिया तो 2 साल के कुछ बच्चे होंगे, ठीक है, सैंपल हमारा कम होगा और टाइम हम लेंगे 7 साल तक, हम इन्हीं बच्चों के सैंपल को स्टडी करते जाएंगे।
समझ में आई चीज। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है, जिसको अनुदैर्ध्य अध्ययन के नाम से भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें जीवन के विभिन्न चरणों में एक ही व्यक्ति या कम व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है जी। अब यहीं पर इसको अनुवांशिकी क्यों बोलते हैं कि भाई जेनेटिक फैक्टर्स और जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बिहेवियर को समझने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। समझ में आई चीज इतनी। ध्यान रखना, क्वेश्चन कई बार इन दोनों के डिफरेंस पर आ जाता है। आपका सैंपल इसमें ज्यादा होगा, इसमें ग्रेटर सैंपल होगा, इसमें लेस सैंपल होगा, इसमें टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। समझ में आई चीज। और इनको डेवलपमेंटल मेथड्स बोलते हैं। ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास टेस्टिंग मेथड। टेस्टिंग मेथड क्या है भाई? देखिए कई बार हमको गाइडेंस काउंसलिंग के लिए अलग अलग तरीके के टेस्ट करने पड़ते हैं। स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं। मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग पहलुओं का अध्ययन करने के लिए अलग अलग तरीके के परीक्षण बनाए गए हैं, जैसे कि एटीट्यूड टेस्टिंग। ठीक है जी। 10th का बच्चा, अब उसको कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, कुछ और पढ़ना है, ये चीज तो एटीट्यूड टेस्टिंग हो गई। अभिवृत्ति परीक्षण जिसको बोलते हैं, इंटरेस्ट की टेस्टिंग हो गई, रुचि परीक्षण जिसको बोलते हैं, एबिलिटीज अभिक्षमता से संबंधित, इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, एडजस्टमेंट टेस्ट होते हैं, पर्सनैलिटी असेसमेंट होता है, व्यक्तित्व परीक्षण जिसको बोलते हैं, और ऐसे अन्य कारक जो कि व्यवहार को प्रभावित करते हैं उनका उपयुक्त परीक्षण करके अध्ययन किया जाता है और उसको गाइडेंस या काउंसलिंग दी जाती है। इसमें बहुत हेल्प होती है इस विधि से टीचर की। ठीक है जी। क्लिनिकल मेथड, नैदानिक निदान किस चीज का किया जा रहा है? देखो भाई, इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग देखिए वेस्ट में ज्यादा स्टार्ट होना शुरू हुआ। क्लिनिकल का मतलब क्या है? क्लिनिकल का मतलब यह है क्लिनिकल सेटिंग में जो विधियां अपनाई जाती हैं, और मतलब जिसे हम कहते हैं चिकित्सकीय, जो जहां पर हमको ट्रीटमेंट देना हो। एज ए टीचर तो हमको ट्रीटमेंट नहीं देना, लेकिन हमको इससे जो मिलता है, हमको जो इससे फीडबैक मिलता है, उस फीडबैक का हम बहुत ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि भाई आजकल हमको ये मालूम है कि इंक्लूसिव एजुकेशन में हमको स्पेशल चाइल्ड को भी देखना होता है, चाइल्ड विद स्पेशल नीड को या CWSN को। तो इसमें कोई मनोवैज्ञानिक संबंधी कोई मानसिक बीमारी है, कोई असामान्य व्यवहार है किसी बालक का, मनोरोगों की समस्याओं का मूल्यांकन करना होता है टीचर को। ठीक है जी। और उनके उपचार से संबंधित मनोविज्ञान की जो शाखा है वो फॉलो करती है क्लिनिकल मेथड, जिसको आप साइकेट्री बोलते हैं सामान्य भाषा में। ठीक है जी। ये जो पद्धति है, इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत या पूरे के पूरे ग्रुप समूह के जो प्रकरण है, जिसको हम केसेस कहते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है ताकि उनकी विशिष्ट समस्याओं का डायग्नोसिस किया जा सके। ठीक है। और डायग्नोसिस करके, आपको ध्यान है हमने जो 4 चीजें पढ़ी थी, उनके बिहेवियर को कंट्रोल या किस तरीके से उसका परिमार्जन किया जाए, या उस बिहेवियर को और ज्यादा रिफाइन किया जाए, या उनको रिहैबिलिटेशन दिया जाए, या उनको रिमीडिएशन दिया जाए। बात समझ में आई? रिमीडिएशन इज द वर्ड। तो विशिष्ट समस्याओं का पता लगाया जा सके और उनका समाज में बेसिकली या क्लास में एक इंक्लूजन सोशल या मेडिकल मॉडल के बेसिस पर करने के लिए क्या क्या चिकित्सकीय उपाय हो सकते हैं, ये फीडबैक पेरेंट्स को दिया जा सके। और आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि ये जो चीज है SLD जिसको हम बोलते हैं, स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी या लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड, ये अलग से मेडिकल की एक साइंस बन जाएगी बेटे। आप समझ रहे हैं? ये जो विधि है, इस विधि का जो स्टार्टिंग आरंभ है वो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में किसी साइकोलॉजिस्ट ने किया था। आई थिंक विटमर या वाइमर, ऐसा कुछ नाम था उनका, एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम है। 1986। आप जरूर एक बार इसको खोज करके जरूर इनका नाम कर लीजिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट पर आएंगे दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे पास में कंपैरेटिव या तुलनात्मक। क्या समझते हैं आप तुलना का मतलब? तुलना का मतलब ये है कि भाई अलग अलग परिस्थितियों में, ठीक है, तुलनात्मक मनोविज्ञान जो है वो बेसिकली, आपने देखा कई सारी थ्योरीज हम पढ़ते हैं, जिन थ्योरीज में एनिमल बिहेवियर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए। ठीक है जी। तो तुलनात्मक मनोविज्ञान जो है मानव और जो गैर मानव है, ठीक है, उनके व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाएं जो है उनका वैज्ञानिक अध्ययन करता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस ऑफ नॉन ह्यूमन एनिमल्स।
समझ रहे हैं। अब विशेष रूप से इसी को हम फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री भी बोलते हैं, फिलोजेनेटिक हिस्ट्री, या इसके एडेप्टिव इम्प्लीकेशंस क्या होंगे और बिहेवियर का जो डेवलपमेंट होता है, इसकी जो स्टडीज की जो फाइंडिंग्स निकल के आती हैं, उनसे हमको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो क्या हुआ, तुलनात्मक विधि में मनुष्यों या जो ह्यूमन एंड एनिमल बीइंग्स होते हैं, उनके बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, या स्टडी करने के लिए हम कंपैरेटिव सेटिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज। चलिए, और क्या है हमारे पास, और हमारे पास में यहां पर है इसकी एजुकेशनल इंप्लीकेशंस। तो बेटा अभी तक हमको क्या समझ में आया, ये जो इंपॉर्टेंट मेथड्स हमने किए, इससे हमें ये जानने को मिला कि जो मेथड्स हैं जैसे इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, साइकोमेट्री, ठीक है, या एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये मेन मेथड्स हैं साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की, या टेस्टिंग मेथड हो गया। ठीक है, आत्मनिरीक्षण, अवलोकन, प्रयोग, मनोवैज्ञानिक जांच की मुख्य विधियां हैं। ठीक है जी। अब इससे क्वेश्चन किस किस तरीके के, कि भाई जो आत्मनिरीक्षण है वो किस तरीके की विधि है, तो बेटा सब्जेक्टिव मेथड है। सब्जेक्टिव क्योंकि वहां पर जो सब्जेक्ट है उसकी ज्यादा चलेगी। समझ में आ रही चीज। जो ऑब्जर्वेशन मेथड है वो ऑब्जेक्टिव मेथड है। जो आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड है वो ऑब्जेक्टिव मेथड है। ठीक है, वहां पर रिजल्ट बोलेगा, व्यक्ति की इतनी नहीं चलेगी। समझ में आ रही चीज। अब यहीं से कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे किसी एग्जाम में था कि भाई जो आपका प्रायोगिक मनोविज्ञान है इसको क्या कहा जाता है, तो बेटा इनको हम न्यू साइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर के आज की डेट में हमने इस वीडियो में ये समझा कि व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी या एजुकेशनल साइकोलॉजी। डिटेल में आप अपने नोट्स बनाइएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। ठीक है, और ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, या आपका कोई सवाल है तो कमेंट में मेरे को बताइए, मैं अगले वीडियो में उसको शामिल करने की कोशिश करूंगा। आई होप आप अपना काम मेहनत के साथ में करते जा रहे हैं, और मैं भी इधर से पूरी मेहनत से आपको सपोर्ट कर रहा हूं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।